हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लेबर कोड्स के बारे में। आपको पता होगा कि हमारे जो लॉज हैं लेबर से रिलेटेड, जो हम मज़दूरों के लिए लॉज बनाते हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस के लिए, वो करीब 150 हैं, जिसमें से कि 40 लॉज तो सेंटर के हैं और बाकी के स्टेट्स के अपने अपने लॉज हैं। तो इन 150 जो लॉज हैं इनके बीच में क्लैशेस होते रहते हैं। सेंटर कुछ कहती है, स्टेट्स ने कुछ कर रखा है, एक स्टेट में कुछ हो रहा है, दूसरे स्टेट में कुछ हो रहा है। तो इन सब को हमने ख़त्म किया और हमने 4 लेबर कोड्स बना दिए। अब पूरे इंडिया में सिर्फ ये 4 ही कोड्स के मुताबिक लेबर्स की कंडीशन डिसाइड की जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है कि स्टेट्स क्या कह रहे हैं या कौन क्या कह रहा है, सिर्फ इन 4 कोड्स के बेस पर ही यहाँ पर सारे डिसीजंस लिए जाएंगे कि किस हिसाब से मज़दूरों से कितना काम कितने घंटे लिया जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे इसके प्रोविज़न्स क्या हैं। 4 लेबर कोड्स को पहले समझेंगे कि 4 कैसे और किस तरीके से हैं। फिर उसके बाद संतुष्ट पोर्टल के बारे में भी जानेंगे और फिर यहाँ पर प्रोटेस्ट के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि ट्रेड यूनियंस ने 25 सितंबर को प्रोटेस्ट का जो दिन रखा है। तो क्यों प्रोटेस्ट, कैसे प्रोटेस्ट, सब देखेंगे। उससे पहले चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स क्रैक इट ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है यहाँ से। उसके बाद इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस नीचे जा सकते हैं और यहाँ पर देखिए लेबर बिल्स पास्ड एमिड बायकॉट। तो अपोजिशन पार्टी बहुत ज़्यादा बायकॉट भी कर रही थी बिल को, उसके बाद भी लेबर बिल्स पास हो चुके हैं। क्या हैं, कैसे हैं, उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखिए। देखिए ये मिनरल इकोनॉमी के हमने सेक्शन से उठाया हुआ है। यहाँ पर देखिए, अगर आपको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लानी है, हमारे पास एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स होती है। अगर आपको उसमें अच्छी प्रदर्शन करना है तो आपको अपने लेबर में रिफॉर्म करने होंगे। हमारे पास क्या है, देयर आर मल्टीपल सेंट्रल लॉज रिलेटेड टू लेबर। तो हमारे पास मैंने जैसा अभी बताया 40 सेंट्रल लॉज हैं, जैसे मिनिमम वेज एक्ट 1948, फिर पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। तो अगर एक एंटरप्रेन्योर है, उसे कुछ कंपनी वगैरह खोलनी है तो उसे कई सारे जो हैं कंप्लाइंस लेने पड़ेंगे, मल्टीपल फॉर्म्स भरने पड़ेंगे कि मैं इस एक्ट के अंदर जाऊँ, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर। एंड ही सब्जेक्टेड टू मल्टीपल एनुअल इंस्पेक्शंस। और फिर इंस्पेक्शंस भी होंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थ्रू, और फिर वहाँ पर करप्शन का चांस दिखेगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ हो नहीं सकती, क्योंकि कोई एंटरप्रेन्योर फिर इंडिया में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहेगा। फिर सेकंड नेशनल लेबर कमीशन गठित होता है 2002 में। इन्होंने रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट को जो ये हैं 44 लॉज सेंट्रल, इनको हटा करके 4 नए लॉज लाने चाहिए और इन सभी को इनके अंदर सब्स्यूम कर देना चाहिए। तो 4 हैं। लेबर कोड ऑन वेजेस बिल बनाया गया 2017 में, बिल लोकसभा में डाला गया। फिर आया लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, फिर आया लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, फिर आया लेबर कोड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल 2018। अब इन 4 में से जो पहला वाला है लेबर कोड ऑन बेस बिल, ये 2019 में एक्ट बन चुका है। ठीक है, 2019 में हमने इसको एक्ट बना दिया। बाकी के 3 जो हैं वो अभी एक्ट नहीं बने थे, लेकिन जैसा कि अभी ये दिखाया मैंने आपको न्यूज़, तो ये जो बिल्स की बात हो रही है, ये यही 3 बिल्स हैं, जो लास्ट के 3 बिल्स थे, ये भी अब पास हो गए हैं और ये भी एक्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो जैसा बताया कि जो पहला था यूनिफॉर्म कोड ऑफ बेस बिल, ये एक्ट बन चुका है 2019 में। इसने कई सारे जो पुराने बिल्स थे, एक्ट्स थे, उनको अपने अंडर सब्ज्यूम कर लिया। किस तरह के, ये देखिए, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, इन सबको सब्ज्यूम करके एक कोड बना दी गई। कोड का नाम है लेबर कोड ऑन बेस बिल। अब उस बिल को जगह हम एक्ट कहेंगे, क्योंकि ये एक्ट बन चुका है 2019 में। तो अब बचा क्या, बाकी के 3 बचे। बाकी के 3 में आते हैं सोशल सिक्योरिटी वाला कोड, उसके अंदर ये वाले एक्ट जो हैं सब्स्यूम होंगे, ये जानने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये एक्ट बनना बाकी है, जो कि पास हो चुका है लोकसभा से। कंडीशन ऑफ वर्कर्स, ये वाला एक्ट आपका बनेगा, इसके अंदर ये एक्ट सब्स्यूम हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आइडिया क्या था लेबर कोड्स का, क्या करना चाह रहे थे हम उनके द्वारा। तो आइडिया ये था कि जो 40 डिफरेंट सेंट्रल लेबर लॉज है, देखिए 40, 44, 45, पर आप राउंड फिगर लेके चलिए कि 40 हमारे पास सेंट्रल लॉज थे। उसके बाद 100 से ज़्यादा स्टेट लॉज थे जो कि लेबर्स की कंडीशन डिसाइड करते थे। उनको हम मर्ज करके 4 नए कोड्स बनाने जा रहे हैं। अब सब कुछ इन 4 कोड्स के ही मुताबिक होगा। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने तीनों बिल पास किए थे, डाले थे लोकसभा के लिए। 3 कौन से, जो लास्ट के 3 थे, एक तो मैंने बताया 2019 में पास हो चुका था, लेकिन बाकी के जो हैं 2020 में ही पास होने हैं।
दीज बिल्स विल मेक सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द रेगुलेशन ऑफ लेबर। तो ये बिल जब पास हो जाएंगे तो लेबर की सिचुएशन में सुधार आएगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इंडिया हैज़ ए कॉम्प्लेक्स रिजीम ऑफ लेबर लॉज, जैसा कि अभी बताया 44 सेंट्रल लॉज हैं, 100 प्लस ये, तो ये आप समझ जाइए कि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिजीम था। मीन्स सेंटर कुछ कह रहा है, स्टेट कुछ कर रहे हैं, एंड सेवरल कमिटीज़ जैसे कि नेशनल लेबर कमीशन बनाया था 2002 में, हैव रिकमेंडेड सिंप्लीफाइंग ऑफ रेशनलाइजिंग दैम। तो बहुत सारी कमिटीज़ भी बनी, उन्होंने भी बताया कि भाई इन सबको ख़त्म कीजिए आप और सिर्फ 4 जो है लेबर कोड्स बनाइए। लास्ट ईयर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस 4 लेबर कोड्स एज बिल। तो ये फिर से लाइन रिपीटेड है, टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग लॉज। तो बात बार बार वही आ रही है कि हमने सारे बिल्स को ख़त्म करके सिर्फ 4 कोड बना दिए और अब ये 4 कोड्स ही जो हैं वेज को डिसाइड करेंगे, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ को डिसाइड करेंगे, सोशल सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये हैं वो 4 कोड्स, ठीक है। इनमें से जो पहला वाला वेज है ये 2019 में पास हो चुका है, बाकी के जो 3 बचे ये हम अब पास करने वाले हैं। ओके, तो इनके कुछ प्रोविजंस देखते हैं। देयर आर सेवरल एस्पेक्ट ऑफ दीज बिल्स दैट डिफर सिग्निफिकेंट। देखिए, जब एक आप बिल पास करते हैं तो वो जाता है स्टैंडिंग कमेटी के पास। ओके, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं। स्टैंडिंग कमिटीज़ उनमें कुछ प्रोविजंस को देखती हैं, अगर सुधार की ज़रूरत है तो आगे उनको सुधार के लिए भेजती हैं और कहती हैं कि इनमें सुधार कीजिए, उसके बाद आप इनको पास कीजिए। तो ऐसे ही हमने जब बिल पास किए थे तो उसमें कुछ कमियां थीं, स्टैंडिंग कमेटी ने उनको चेक किया और फिर कुछ सुधार बताए और उन सुधारों को लागू करने के बाद ही 2020 के ये बिल यहाँ पर आए। तो 2020 के नए बिल्स और 2019 के पुराने बिल्स मीन्स स्टैंडिंग कमेटी से पहले के बिल, उन सबको जो स्टैंडिंग कमेटी वगैरह ने सुधार करके भेजा, तो हम कहेंगे कि पुराने बिल 2019 के बिल थे और जो नए स्टैंडिंग कमेटी के बाद बिल थे वो 2020 के बिल हैं। तो अब कुछ प्रोविज़न्स यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रोविज़न ये है कि जो नए कोड्स हैं लेबर कोड्स, उसके अंदर हमने कुछ थ्रेशोल्ड्स जो हैं वो रेज़ करे हैं। थ्रेशोल्ड्स का मतलब यहाँ देखिए, पहले फैक्ट्रीज़ एक्ट था 1948 का, अब हम इसको ख़त्म करने वाले हैं, एक नए कोड के अंदर हम इसको डालने वाले हैं। तो ये डिफ़ाइन करता था कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक फैक्ट्री कहलाएगी, मींस अगर कहीं पर भी मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वो फैक्ट्री तब कहलाएगी जब उसमें कम से कम 10 वर्कर्स हों और वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हों। मींस इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है प्लस 10 वर्कर्स हैं तो वो आपकी फैक्ट्री होगी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ ना हो रही हो प्लस 20 वर्कर्स हैं। तो ये 2 डेफिनेशन थी कि अगर ऐसा कुछ है तो फैक्ट्री होगी। कब? पहले फैक्ट्रीज़ एक्ट के तहत। लेकिन अब जो है इसको हमने कर दिया है 10 की जगह 20 और इसको कर दिया 20 की जगह 40। मींस अगर आप अब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो और कंपनी में 20 जो वर्कर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं तो आप एक फैक्ट्री की तरह रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास 40 वर्कर्स हैं और आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं कर सकते हैं तब आप जो है फैक्ट्री की तरह रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रोविजन तो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर देखा। दूसरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर देखते हैं 1947, इसको ख़त्म करके हम एक नए कोड के अंदर डालने वाले हैं। रिक्वायर्स एनी एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग ओवर 100 वर्कर्स टू सीक गवर्नमेंट परमिशन बिफोर एनी रिट्रेंचमेंट। आप अगर आपकी फैक्ट्री है, आपके पास 100 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, ठीक है, तो आपको अगर उन्हें फायर करना है अपने फैक्ट्री से, मतलब आपको उन्हें निकालना है, तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास 100 वर्कर्स उससे ज़्यादा हैं तो 100 वर्कर्स से कम है कोई ज़रूरत नहीं गवर्नमेंट की परमिशन की, हायर एंड फायर वाला सिस्टम आप अपना सकते हो। तो पहले थे कि 100 वर्कर से ज़्यादा पर ही आप गवर्नमेंट की परमिशन लोगे, अब इसको कर दिया है कि अगर आपके पास 300 से ज़्यादा वर्कर हैं तो ही आप गवर्नमेंट की परमिशन लोगे। और अगर आपके पास 299 वर्कर हैं, आप चाहते हैं किसी को भी हटाना, निकालना, फायर करना, तो आप अपने आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर 301 हैं आपके पास तो फिर आपको गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, आप किसी भी वर्कर को इसी तरीके से नहीं निकाल सकते। यही था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इसको हटा करके हम एक नए कोड के अंदर डालने वाले हैं। तीसरा एक्ट है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट ऑफ 1946, ठीक है। ये ख़त्म करके हम एक नए कोड के अंदर डालने वाले हैं। रिक्वायर्स एम्प्लॉयर्स टू फॉर्मली डिफाइन कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर दैम इफ़ दे हैव एटलीस्ट 100 वर्कर्स। ओके, तो ये जो एक्ट है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946, ये रिक्वायर करता था एम्प्लॉयर्स को कि वो फॉर्मली डिफ़ाइन कर सकते हैं अपनी कंडीशन को, कि एम्प्लॉयमेंट को किस तरह की कंडीशंस मिल रही हैं अगर वर्कर 100 से कम हैं तो,
ठीक है, वर्कर 100 से कम है तो फैक्ट्रीज़ अपने आप कर सकती हैं इस चीज़ को डिसाइड कि उनकी वर्किंग कंडीशन एम्प्लॉयमेंट की किस तरीके से होगी। 2020 में जो बिल्स ये कि कोड्स लाई गई हैं, इसमें हमने इसको इंक्रीज़ करके 300 वर्कर्स कर दिए हैं। देखिए ये डाटा आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप चीज़ों को समझते हुए चलिए कि हाँ क्या किया गया है क्या नहीं किया गया है, प्रोटेस्ट क्यों होंगे या होने चाहिए। ठीक है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इसमें। तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 के तहत ये बात सामने आई। फिर दूसरी बात क्या आई, तो पहली बात हो गई कि कुछ हमने थ्रेशोल्ड्स बढ़ा दिए। उसके बाद दे प्रोवाइड फॉर द गवर्नमेंट विद द पावर टू एग्जेम्प्ट एस्टेब्लिशमेंट, तो गवर्नमेंट को ये पावर भी दे दी गई है इन कोड्स के अंदर कि वो कुछ जो एस्टेब्लिशमेंट मीन्स फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं उनको एग्जेम्प्ट भी कर सकती है अपनी मर्ज़ी से, अगर उन्हें लगता है कि हमें करना चाहिए। तो गवर्नमेंट को ये पावर कैसे दी गई है, देखिए ये एक कोड है, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो कि अपने आप में कई सारे एक्ट्स को सबस्यूम कर लेगी। ओके, गवर्न्स वर्किंग कंडीशन, तो इसके तहत इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट कोड के तहत हम वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन, उनकी ट्रेड यूनियंस, रिटेंचमेंट निकालना, ले ऑफ, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, एस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स को जो बनाना, वो सब इस एक्ट कोड के द्वारा गठित होंगे। मीन्स अगर आपको डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करना है तो इस कोड के अंदर जितने भी रूल्स लागू होंगे उनके बेस पर ये सब किया जाएगा। तो गवर्नमेंट में इन पब्लिक इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट एनी न्यू इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ दिस कोड। अगर एक नई इंडस्ट्री बनी है और इंडस्ट्री में अभी ज़्यादा लोग नहीं हैं, इंडस्ट्रियल में अभी ज़्यादा लोग नहीं हैं, आपकी फैक्ट्री बनी है, वर्कर्स भी कम हैं, तो अगर आपको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में मींस इकोनॉमी कम जा रही है, उसको इम्प्रूव करना है, तो वर्कर्स की जैसे मिनिमम कंडीशन डिसाइड की गई है कि 8 घंटे वर्कर काम कर सकता है, तो पब्लिक इंटरेस्ट का मीन्स है कि इकोनॉमी अगर डाउन जा रही है तो फिर हम वर्कर्स से कह सकते हैं कि आप 12 घंटे काम कर सकते हैं। मीन्स हम उस कंपनी को, जैसे कि मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सिर्फ उसी को ही बढ़ावा देना है, तो फिर हम उसके वर्कर्स को कह सकते हैं कि आप 12 घंटे काम कीजिए, और इस कोड से हम उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। इस कोड का कोई भी जो रूल है वो लागू नहीं होगा। तो ये पावर गवर्नमेंट को दे दी गई है। द कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, ये आपकी 4th कोड है, जो कि यहाँ पर 4 कोडें हैं, उसमें से एक कोड ये है, स्पेसिफाई लीव एंड मैक्सिमम वर्किंग आवर्स। तो ये जो कोड है डिसाइड करती है कि जो वर्कर है उसको कितनी लीव्स मिल सकती हैं, उनके वर्किंग आवर्स क्या हो सकते हैं, हेल्थ और सेफ्टी मीजर्स उन्हें क्या क्या प्रोवाइड किए जाएंगे, उन्हें एडिक्वेट लाइटनिंग मिलेगी, मीन्स आपको फैक्ट्री में अच्छी सुविधाएं, वेंटिलेशन वगैरह, वेलफेयर मीजर्स यहाँ मिलेंगे। ये जो कोड है 13 एक्ट्स को अपने अंदर सबस्यूम करके मिली है, जिसमें से कि फैक्ट्रीज़ एक्ट एक है। तो ये वाली जो कोड है इसके अंदर 13 एक्ट हमने जो है ख़त्म कर दिए और सिर्फ एक कोड बना दी। तो अब ये जो कोड है ये अलाउ करती है द स्टेट गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट एनी न्यू फैक्ट्री, गौर फरमाइए, एनी न्यू फैक्ट्री फ्रॉम इट्स प्रोविजन इन द इंटरेस्ट ऑफ इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ानी है तो हम कह सकते हैं कि वर्कर से 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम लो, पैसा हम शायद उनको देंगे। ठीक है, एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की ज़रूरत है तो भी हम उन्हें ये कह सकते हैं। गिवन दैट एवरी न्यू फैक्ट्री वुड लीड टू इंक्रीमेंटल एम्प्लॉयमेंट, दिस गिव वाइड डिस्क्रिप्शन टू स्टेट गवर्नमेंट। तो अब ये स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर्स चली गई हैं कि वो एग्जेम्प्ट कर सकती हैं किन्हीं भी न्यू फैक्ट्रीज़ को फ्रॉम द बेसिक सेफ्टी एंड वेलफेयर नॉर्म्स, कि आप बेसिक सेफ्टी खुद ही देखिए, ऐसा नहीं है कि रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब मान लो कि आपको बहुत सारे वर्कर्स हैं, उन सभी के लिए सेफ्टी मेजर्स डालने हैं अकॉर्डिंग टू द कोड। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट कहेगी कोड के हिसाब से आपको सभी वर्कर्स को ये चीज़ें देनी है उनकी सेफ्टी के हिसाब से। लेकिन मान लो वहाँ पर खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक न्यू फैक्ट्री है, उसको ये सब नहीं कर सकता, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ानी है तो फिर वो हो सकता है कि उन 10 जो सेफ्टी मेजर्स थे उनमें से सिर्फ 5 ही फॉलो करवाएं, बाकी के 5 फॉलो ना करवाएं। तो मीन्स कोड फॉलो ना हो, अपनी तरफ से ही आप कुछ मेजर्स फॉलो करा दें। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को कुछ जो फैसिलिटीज़ यहाँ दी गई हैं। उसके बाद फैक्ट्रीज़ एक्ट परमिटेड सच एग्जाम्पशंस फॉर अ लिमिटेड पीरियड। तो पहले जो फैक्ट्रीज़ एक्ट था जिसको अब सब्ज्यूम कर लिया गया है, वो 3 मंथ के लिए कहता था कि 3 महीने के लिए आप जो है पब्लिक इमरजेंसी के टाइम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं किसी भी कंपनी को, फैक्ट्री को, कि वो अपने जो फैक्ट्री में एम्प्लॉयर्स हैं, ठीक है, उनके साथ कोड वाले रूल ना फॉलो करके, फैक्ट्रीज़ एक्ट वाले रूल फॉलो ना करके कोई और रूल आप अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। तो ये फैक्ट्रीज़ एक्ट के अंदर था। अब तो फैक्ट्रीज़ एक्ट ख़त्म हो गया, इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप इस स्लाइड को ना भी पढ़ें तो भी चलेगा।
तीसरी बात क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर से रिलेटेड भी कुछ चेंजेस यहाँ पर हुए हैं, एंड नॉट इम्पोर्टेंट दैट मच, बट आपकी नज़र में नहीं करना चाहिए ये चीज़ें। द 2019 बिल वाज एप्लीकेबल टू एस्टेब्लिशमेंट विच एम्प्लॉय एटलीस्ट 20 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। तो 2019 के जो बिल थे वो 20 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स अगर आपकी फैक्ट्री में हैं तो उन पर लागू होते थे। अब इसको हमने बढ़ा करके कर दिया है 50। ठीक है, अगर आपके पास 50 वर्कर्स हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के जो रूल्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का जो एक्ट होगा जो अब सब्स्यूम हो गया है, उसको फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, 2020 कोड प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स इन एनी कोर एक्टिविटी। तो जो नई कोड्स हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी वगैरह की, वो कहती हैं कि द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स मींस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का जो एम्प्लॉयमेंट है इन एनी कोर एक्टिविटी वो नहीं कर सकते आप, प्रोहिबिट्स एंड स्पेसिफिकली परमिट्स एम्प्लॉयमेंट इन ए स्पेसिफिक लिस्ट। तो एक लिस्ट तैयार की गई है नॉन कोर एक्टिविटीज़ की, इंक्लूडिंग कैंटीन, सिक्योरिटी, सैनिटेशन, इन सब में आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के साथ दिक्कत ये होती है कि अगर वो किसी गलत जो कोर एक्टिविटी में फंस गए, जैसे कि ये तो कैंटीन वगैरह है कि उनसे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखवाया गया और करा कुछ और रहे हैं, फिर उसके नाम पर गलत चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, तो ऐसा कुछ ना हो इसलिए हमने कोर एक्टिविटीज़ में उनको नहीं दी है जगह। वो नॉन कोर एक्टिविटीज़ में आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को हायर कर सकते हैं। ओके, तो ये था कोर एक्टिविटीज़ के बारे में। चौथी बात क्या है, 2019 बिल ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी allowed the government to prohibit employment of women in undertaking operations that could be dangerous। अब जो पहले बिल्स थे, जो पुराने बिल थे, जो स्टैंडिंग कमेटी से पहले का बिल था, उसमें लिखा गया था कि वुमेन को जो है किसी भी डेंजरस वर्क में प्रोहिबिट किया जाता है, मींस वुमेन एम्प्लॉय नहीं की जा सकती किसी भी डेंजरस वर्क में। अब जो 2020 का बिल है या कोड है वो इस चीज़ को ख़त्म करती हैं और कहती हैं कि वुमेन भी जो है डेंजरस वर्क्स कर सकती हैं। रिमूव दिस पावर टू प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट, रिक्वायर एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड एडिक्वेट सेफ गार्ड, मीन्स सेफ गार्ड प्रोवाइड कराइए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, डेंजरस वर्क में भी वुमेन जा सकती हैं। ठीक है, और राइट, फिर यहाँ पर ये जो अभी तक पढ़ा ये थे प्रोविज़न्स। ठीक है, कुछ अच्छे प्रोविज़न्स जिनसे कि लेबर की कंडीशन में सुधार आएगा, लेकिन हड़ताल तो होनी तय है। क्यों होगी ये देखिए, 25 सितंबर इन्होंने हड़ताल का दिन रखा है और देखते हैं कि क्यों ये हड़ताल करेंगे। पहली बात तो आप इतने सारे प्रोविजंस एक तरफ ला रहे हैं, दूसरी तरफ आपने डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जैसे रेलवेज़ वगैरह का है, ऐसे ही और भी न्यूज़ आपको मिलती रहेंगी। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के थ्रू लेबर्स बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि अब हमारा क्या होगा, और गवर्नमेंट के हाथों से तो सामान निकलता ही चला जा रहा है। तो एक तरफ तो आप इतने अच्छे अच्छे मेजर्स हमें दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपने डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन जैसे मुद्दे भी खोल रखे हैं, तो आप आखिर करना क्या चाहते हैं। दूसरी बात, कई जो जगह हैं उन पर 100% FDI विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल या विद गवर्नमेंट अप्रूवल आपने अलाउ कर रखा है। 100% FDI का मतलब है कोई भी फॉरेन कंपनी आकर के 100% स्टेक आपकी खरीद सकती है। तो एक ये मुद्दा है जो फार्मर्स प्रोटेस्ट, जो लेबरर्स हैं उनका प्रोटेस्ट का मुद्दा बना हुआ है कि 100% FDI अलाउ नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को भी अपना स्टेक कुछ रखना चाहिए। उसके बाद देखिए, जैसा कि अभी प्रोविज़न में बताया कि अगर 100 से ज़्यादा वर्कर्स हैं तो ही आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी थी वर्कर्स को काम पर से निकालने के लिए। इसको हटा करके कर दिया था कि 300 वर्कर्स जो है अब आपको ज़रूरत है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है। मेन जो मुद्दा है वो यही है कि अब जो अगर जिसके पास 299 वर्कर हैं वो बिना गवर्नमेंट से पूछे कि जाओ आपका काम ख़त्म, आओ आपका काम शुरू, मींस हायर एंड फायर वाली पॉलिसी यहाँ अपना सकता है। तो 299 वर्कर्स कम से कम यहाँ इस मुद्दे में आ गए। पहले क्या था, सिर्फ 99 वर्कर्स की बात होती थी कि 99 वर्कर्स को आप हायर एंड फायर कर सकते हैं। अब 299 वर्कर्स को कंपनी हायर एंड फायर कर सकती है, सिर्फ इससे ऊपर के वर्कर्स ही गवर्नमेंट परमिशन के बिना नहीं हटाए जा सकते। ठीक है, उसके बाद कुछ और मुद्दे देखिए, 3 मुद्दे हमने क्लियर कर लिए हैं, ये चौथा मुद्दा है। चौथा मुद्दा ये है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन वाली जो कोड है, कोड पर ध्यान दीजिएगा, वो इंडस्ट्रियल रिलेशन वाली जो कोड है उसके हिसाब से आपको अगर स्ट्राइक करनी है तो आपको 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। देखिए, ट्रेड यूनियंस वालों की स्ट्राइक्स हल्की नहीं होती, काफ़ी भारी होती हैं, और इससे पहले 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा नई कोड के हिसाब से। तो यहाँ पर बात आ रही है कि वर्कर का राइट है, राइट टू स्ट्राइक। ठीक है, आप उसको दूर नहीं कर सकते, वर्कर्स को जब चाहिए जब स्ट्राइक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि 14 दिन की जो आपने नोटिस पीरियड दिया है इसको ख़त्म कीजिए। तो ये एक चौथा मुद्दा है कि आप नोटिस पीरियड दे करके वर्कर्स की राइट टू स्ट्राइक को ख़त्म नहीं कर सकते।
फिर एक मुद्दा ये है कि जो ये कोर्ट्स हैं इनके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, एकदम से इसी तरीके से पास हो गई जैसे इन्हें हरी, मतलब आप बहुत जल्दी से इनको पास करना चाहते थे और आपने ये कर दी। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है कि सम इम्पोर्टेंट चेंजेस और लेबर बल्स विदाउट डिस्कशन, तो डिस्कशन नहीं हुआ इनके ऊपर। और जैसा कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 144 कन्वेंशन रेटिफाइड इंडिया ने की हुई है, उसके हिसाब से आपको अगर अपनी कंट्री में कोई भी लेबर लॉज इम्प्लीमेंट करना है तो उस पर थोरली डिस्कशन होना चाहिए। वो यहाँ पर नहीं हुआ और आपने वायलेट भी किया है ILO मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 144 कन्वेंशन को। उसके बाद जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि बहुत जल्दबाजी में ये बिल पास हो गए हैं कि दीज कोर्ट्स नाउ पास्ड विल थ्रो मोर देन 74% ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड 70% ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन हायर एंड फायर रिजीम। जैसा भी बताया कि 299 वर्कर्स तक कंपनीज़ अपने आप ही ऑर्डर ले सकती हैं कि जाओ आपका काम ख़त्म, आओ आपका काम शुरू। तो इसके अंदर 70% तक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट आ गए, मीन्स अब 70% कंपनियाँ ये डिसाइड कर सकती हैं कि हमें किसको रखना है किसको निकालना है, गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर 74% ऐसे वर्कर्स काम करते हैं जो 70% एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर वर्क करते हैं। तो इवन फॉर्मेशन ऑफ ए यूनियन ट्रेड भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो करीब 6 से 7 मुद्दे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद एक संतुष्ट पोर्टल की यहाँ पर हम बात करने की कर रहे थे कि संतुष्ट पोर्टल के बारे में भी जानेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, ये गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री है जो लेबर से रिलेटेड वर्क्स को देखती है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड वर्क्स को देखती है। इन्होंने संतुष्ट पोर्टल लॉन्च किया था। देखिए, लॉन्च किया था, क्यों किया था? टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉज। जो लेबर लॉज हमारी कंट्री में चल रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए, एंड द स्कीम्स एट द ग्रास रूट लेवल, और लेबरर्स के लिए जो स्कीम चल रही हैं उनको ग्रास रूट लेवल पर जांचने के लिए थ्रू कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग, उनकी नियमित रूप से जांच करने के लिए कि हाँ जो लॉज लागू हैं वो हो भी रहे हैं फॉलो या नहीं हो रहे। क्या किसी फैक्ट्री में किसी मज़दूर से 15 घंटे तो काम नहीं कराया जा रहा, जबकि हमने कहा है कि 8 घंटे काम कराना है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर संतुष्ट पोर्टल पर देखी जा सकती हैं, आप यहाँ से शिकायत भी कर सकते हैं। ओके, तो ये थी आपकी 32 स्लाइड्स। इसके अंदर हमने सब कुछ डिस्कस किया। देखिए, सारे प्रोविज़न्स और हर एक पहलू जो कंट्रोवर्सी कर सकता है हमने वो डिसाइड किया यहाँ पर, वो सब देखा। डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन और FDI से लेकर के फैक्ट्रीज़ एक्ट के कुछ फीचर से लेकर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस वगैरह, चारों कोड्स हमने यहाँ पर देखी। ठीक है, कि क्या मुद्दे यहाँ पर चल रहे थे। और इस वीडियो के अंदर हम इतना ही जानेंगे क्योंकि काफ़ी कुछ हो गया है और इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। इसकी PDF आपको नीचे मिल जाएगी और बिल पास हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, टेक केयर।